कहते हैं अक्सर मरने के बाद लोगों की आत्माएं 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है छत्तीसगढ़ में रहने वाले राहुल की। राहुल अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करता था। पिता के जाने के बाद राहुल ने ही अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला था। राहुल अपनी माँ चंदा, बहन नंदनी और पत्नी कविता के साथ रहा करता था। ऐसी ही एक रात राहुल अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके फोन पर कविता का फोन आता है। हेलो हेलो राहुल जी, रात के 10 बज गए हैं। आप अभी तक घर नहीं आए हैं। आज घर आने का इरादा है भी या नहीं आपका? कविता, ऑफिस में काम ज्यादा है तो रात को आते आते 2:30 बज जाएंगे। तो एक काम करना, तुम लोग खाकर सो जाना। मैं आऊंगा तो बेल बजा दूंगा। ठीक है, पर हो सके तो आज ऑफिस में ही रुक जाना, क्योंकि रात के 2:30 बजे घर आना सही नहीं है। ये समय अच्छा नहीं होता है। अरे कविता, तुम भी ना आज के जमाने की होकर कैसी बातें करती हो। अच्छा फोन रखो और हाँ, खाकर सो जाना। इतना बोलकर राहुल फोन को रख देता है और वो अपने कामों में बिजी हो जाता है। देखते ही देखते रात के 2:30 बज जाते हैं। राहुल अपना लैपटॉप बंद करके ऑफिस से घर की ओर निकल पड़ता है। लंबी ड्राइविंग के बाद राहुल आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। अपनी कार को गली में पार्क करके राहुल घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर रोड पर पड़े नींबू पर जाती, जो पूरी तरह से लाल हो रखा था। ये आजकल के लोगों को ना जाने क्या हो गया है। अंधविश्वास के चक्कर में ना पागल होते जा रहे हैं। खैर, मुझे क्या करना है। इतना बोलकर राहुल अपने घर आ जाता है। खाना खाकर अपनी पत्नी कविता के पास जाकर सो जाता है। समय बीतता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे एक दिन राहुल की बहन नंदनी अपनी भाभी के पास जाती है, जहाँ पर वो अपनी भाभी को किचन में काम करता हुआ देखकर उनसे कहती है, अरे भाभी, क्या आप भी ना हर टाइम बस किचन में ही लगी रहती हो? अरे कभी तो अपनी इस प्यारी सी ननद पर भी ध्यान दे लिया करो। देखो आपकी ननद आपके टाइम के लिए कितनी बेताब रहती है, लेकिन आप है कि अपनी ननद को जरा सा भी टाइम नहीं देती हो। वो इसलिए नंदरानी, क्योंकि शादी के बाद हर किसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वैसे भी मुझे घर का काम करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। फिर उसके बाद खाना खाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ, और जब उठती हूँ तो घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि आप कोचिंग चली जाती हैं। अब आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? अरे भाभी, गलती तो किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं इस घर से आप लोगों की जिंदगी से चली जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी ननद की अहमियत क्या थी। खबरदार ननद जी, अगर आपने आगे से ऐसा कुछ भी कहा, भले ही मैं आपको टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। आपको पता है कि आप मेरी जिगर का टुकड़ा हैं। अरे बाबा, भाभी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। नंदनी, आज तो मजाक कर दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना। नंदनी अपनी भाभी की नाराजगी देखकर उन्हें मनाती है। अपनी ननद का प्यार देखकर कविता भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती। अब कुछ देर बाद कविता अपनी सास और ननद के साथ खाना खा रही होती है। तभी नंदनी के पेट में काफी तेज दर्द होता है। माँ, भाभी। नंदनी क्या हुआ? नंदनी बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? माँ, मेरे पेट में काफी तेज दर्द हो रहा है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे इस दर्द के कारण मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। नंदनी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है नंदनी? बोलो। नंदनी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये देख चंदा कविता से कहती है, बहू, तू राहुल को जल्दी से फोन कर और उसे बोल जल्दी से घर आने के लिए। जी माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। इतना बोलकर कविता राहुल को फोन करती है और उससे कहती है, राहुल जी, वो क्या हुआ कविता? तुम इतनी घबराई क्यों हो? राहुल जी, वो हमारी नंदनी। क्या? नंदनी को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? राहुल जी, हमारी नंदनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। कविता की बात सुनकर राहुल काफी घबरा जाता है। अपने ऑफिस का सारा काम बंद करके वो घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद राहुल अपने घर आता है तो देखता है कि नंदनी दर्द में काफी तड़प रही है। आप लोगों ने डॉक्टर से दिखाया था इसे? हाँ, हमने इसको मिश्रा के यहाँ से दिखाया है, लेकिन फिर भी इसका दर्द कम नहीं हो रहा है। अरे तुम लोग पागल हो क्या? वो मिश्रा के बच्चे से क्यों दिखाए इसे?
अरे तुम लोग तो जानती हो ना, उसकी दवाई से सूट नहीं करती है। राहुल तुरंत नंदिनी को अपनी कार में बैठाता है और अस्पताल ले जाता है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो नंदिनी के सभी घर वालों से बोलते हैं, देखिए आपकी नज़र ठीक है, इनको फूड पॉइजनिंग हुई थी जिस कारण इनको बहुत दर्द था। देखो अभी वो ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते। इस तरह सभी लोग नंदिनी को घर ले जाते हैं और काफी देख रेख में रखते हैं। देखते ही देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। एक बार फिर से नंदिनी के पेट में काफी दर्द होता है। उसे देखकर अब सभी लोग एक बार फिर से घबरा जाते हैं। ननद जी, आप खुद पे भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस भरोसा रखिए। राहुल नंदिनी को जब हॉस्पिटल लेकर जाता है तब तक नंदिनी रास्ते में अपना दम तोड़ देती है। नंदिनी, नंदिनी बेटा उठना। नंदिनी, तू कहाँ चली गई? नंदिनी, नंदिनी, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगी। नंदिनी, तुझे घूमने जाना है ना, मैं लेके चलूंगी। नंदिनी उठ जा, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? नंदिनी, नंदिनी उठ जा। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, फिर आप क्यों चली गई? उठिए ना नंदन जी। नंदिनी, नंदिनी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे नंदिनी, कहाँ चली गई तू? भगवान उसकी जगह मुझे उठा लेता तू। अपने घर वालों को इस तरह रोते देख राहुल खुद को नहीं रोक पाता और वो साइड में रोने लगता है। तभी उसकी नजर एक काली परछाई पर जाती है जो नंदिनी की लाश के आगे खड़े होकर कविता और उसके घर के बाकी लोगों को देख रही थी। उस परछाई को देखकर राहुल काफी हैरान हो जाता है। मैं जो ये सब देख रहा हूँ, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो ये है कौन? नहीं नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल अपनी आंखें मसलता है तो उसे अब वो परछाई दोबारा नहीं दिखती। जिसके बाद सभी लोग नंदिनी की लाश को मुखाग्नि देकर वापस आ जाते हैं। आज कविता के घर में कोई खाना नहीं खा रहा था। उसे नंदिनी की कमी काफी खल रही थी। अगर आज मेरे बेटे घर में होती ना तो ये पूरा घर ना वो सर पे उठा लेती। भगवान, तूने मुझे ऐसे क्यों सजा दी? माँ जी, खुद को संभालिए। अब हमें विश्वास करना होगा कि नंदिनी हमारे बीच नहीं रही। इस तरह दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोती हैं। वही राहुल एक बार फिर से काली परछाई को देखता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, कविता, आप दोनों के पास वो कौन है? कोई भी तो नहीं है बेटा वहाँ पे। ये कैसी बात कर रहे हो आप सब? अरे मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ कोई है। राहुल जी, ये क्या हो गया? आप खुद को संभालो। राहुल बार बार बताता है कि उसे कोई दिखाई दे रहा है और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। समय बीतता है, 12 दिन बीत जाते हैं। एक रात राहुल अपने कमरे में लेटा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी पर जाती है जहाँ वो देखता है कि जो लड़की हूबहू उसकी बहन की तरह दिखाई दे रही थी, उसे देखकर वो घबरा जाता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भैया, आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे देखकर डर गया। नंदिनी, पर तू कैसे हो सकती है? तू तो हम सबको छोड़कर चली गई थी ना। तू यहाँ कैसे? तू कैसे आ सकती है? हाँ भैया, मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। भैया, मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे आप लोगों के साथ जीना था। यहाँ मेरा और कोई नहीं है। भैया, मुझे अपने पास रख लो। नंदिनी की आत्मा देखकर राहुल काफी डर जाता है और कुछ बोलता उससे पहले ही, भैया आप मुझे अपनी बहन को देखकर डरो मत। मैं यहाँ किसी को कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तो बस आप सभी को ये बताने आई हूँ कि मैं इस दुनिया में आई हूँ। वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ मेरा कोई नहीं है। भैया, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपने पास रख लो हमेशा के लिए। मेरा पिंडदान मत करो भैया, मत करो मेरा पिंडदान। लेकिन बहन, अब ये तेरी दुनिया नहीं है। तुझे जाना होगा यहाँ से। तुझे दूसरी दुनिया जाना होगा। सोचा था तेरी शादी करवाऊंगा, तुझे बड़े अरमानों के साथ विदा करूंगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुझे इस तरह से विदा करना होगा। तू मेरी बात समझ। ये दुनिया तेरे लिए नहीं है बहन। ये दुनिया तेरे लिए नहीं है।
तुझे तुझे जाना होगा। राहुल नंदिनी की आत्मा से बात कर रहा था। ये देख दूर कविता देख रही थी। कुछ देर बाद कविता अपने कमरे में आती है। राहुल जी, ये आप किससे बात कर रहे हैं? कविता की बात सुनकर राहुल उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कविता डर जाती है। अगर ऐसी बात है तो मैं नंदिनी को देखना चाहती हूँ। भैया, भाभी को कहो कि मैं इन्हें नहीं दिख सकती, और हाँ, मैं भाभी से बहुत प्यार करती हूँ। कविता, नंदिनी कह रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अफसोस ये है कि वो तुम्हें दिख नहीं सकती। राहुल की बात पर कविता को विश्वास नहीं था। उसे सो जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब 13वीं होती है तो पूजा हो रही थी और सभी को नंदिनी दिखाई देती है। माँ जी, नंदिनी मेरी बच्ची, तू इतने दिन हमारे साथ ही थी। हाँ, मैं तो आप लोगों के साथ ही थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे नहीं देखा। भाई हमेशा आप लोगों को मेरे बारे में बताता था। कोई भी भाई की बात पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही आप लोगों को मैं दिखी तो सही। ननद जी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। माँ, कविता, देखो ना नंदिनी जा रही है, रोको ना उसे। माँ, रोको उसे। मेरी बहन, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। अपनी बहन को विदा करूंगा, उसकी शादी में नाचूंगा, लेकिन ये सब। कविता, बोलो ना नंदिनी को रुक जाए। नंदिनी, रुक जा। राहुल ये बात बोल ही रहा था कि नंदिनी की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है और इस तरह सभी लोग नंदिनी के लिए काफी रोते हैं। समय बीतता है, बीतते समय के साथ सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन नंदिनी को आज भी कोई नहीं भूल पाया था।